कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 पिछले 9 अगस्त 2019 को यह एक पार्लियामेंट से पास हो गया था और अभी 20 जुलाई को इसका नोटिफिकेशन हुआ है। पिछला एक्ट 1986 का था। 1986 से भारतीय बाजार व्यवस्था पूर्णतः वैश्विक बाजार व्यवस्था बन गई। बहुत सारे नए परिवर्तन आए। उन परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने यह तय किया कि हम नया कानून लेकर के आएंगे। यह नया कानून निश्चित रूप से कंज्यूमर के हितों को ध्यान में रख करके लाया गया है। अब जब नया कानून आया है तो आप जानना चाहेंगे इसमें क्या क्या ऐसी खूबियां हैं जो हमें आपको जानना चाहिए। देखिए, ग्लोबल सप्लाई चेन्स, इंटरनेशनल ट्रेड, ई कॉमर्स, न्यू डिलीवरी सिस्टम फॉर गुड्स एंड सर्विसेज अपने आप में एक मुख्य बाजार है आज के दिन में और यह लगातार बढ़ रहा है। तो जो ट्रेडिशनल मार्केट का कॉन्सेप्ट था उससे अलग आज के दिन में बाजार की एक अपनी रूपरेखा, अपना एक कैरेक्टर हो चुका है। इन कैरेक्टर्स को ध्यान में रखते हुए यह नया कानून 2019 का आया है। अब हम 2019 के कानून की कुछ खासियत की चर्चा करते हैं। इस कानून में कंज्यूमर राइट्स एक ऐसा प्रावधान है जो पहली बार लेकर के आया गया है। अब कंज्यूमर राइट्स, वैसे तो सारा कुछ पूरा कानून ही कंज्यूमर राइट्स पे है, लेकिन कंज्यूमर राइट्स क्या हैं यह सेक्शन 2 सब सेक्शन 9 में स्पष्ट रूप से रखा गया है। सेक्शन 2 सब सेक्शन 9 इस बात की चर्चा करता है कि कंज्यूमर के कौन कौन से अधिकार हैं और यह बताता है कि कंज्यूमर का यह अधिकार है कि इसको जो ऐसे सामान होते हैं जिससे कि कस्टमर का, कंज्यूमर का किसी ढंग से कोई अहित हो सकता है, हानि हो सकता है, ऐसे गुड्स के मार्केटिंग, प्रोडक्ट और सर्विसेज को लेकर के इसको प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। इसको जो गुड्स के क्वालिटी है, क्वांटिटी है, पोटेंसी है, प्यूरिटी है, स्टैंडर्ड है, प्राइस ऑफ गुड्स है, इन सब चीजों के विषय में भी को जानकारी, इनको पूरी की पूरी जानकारी मिलनी चाहिए। बाजार में कंपटीशन बना रहे, किसी का मोनोपोली नहीं हो, इसलिए एक ऐसी व्यवस्था बननी चाहिए जहां तक संभव हो जहां पर इनको वेराइटी ऑफ गुड्स, प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के का अवसर मिले और यह चुन सकें कि हमें कौन सा गुड्स चाहिए और कैसा गुड्स चाहिए। आप जब एज ए कस्टमर एक अवेयरनेस की आवश्यकता है तो इनको लगता है कंज्यूमर्स को यह जानकारी देने की आवश्यकता है, बार बार जानकारी देने की आवश्यकता है कि कल को आपके कोई अगर ग्रीवांसेस हैं तो आप उस ग्रीवांसेस को लेकर के अपने राइट्स असर्ट कर सकते हैं और इसके लिए कानून जो है आपको अधिकार देता है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 ने इन सारी चीजों की व्यवस्था की है। अब आगे बढ़ते हैं। रेमेडी क्या है, कौन से ऐसे रेमेडीज हैं जिनको इस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में विशेष तौर पर लाया गया है, या ऐसा कह लें कि जो 1986 के एक्ट में नहीं था। तो एक नई चीजें जो लाई गई हो प्रोडक्ट लायबिलिटी के लाई गई। अगर कोई प्रोडक्ट में ही कोई कमी आ जाती है, उसके कारण अगर क्लास ऑफ द कस्टमर्स को कोई दिक्कत आती है तो उसके लिए एक विशेष चैप्टर को जोड़ा गया है, वह चैप्टर 6 है। चैप्टर 6 के अंदर में प्रोडक्ट लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट है। यह अपने आप में एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि आज के दिन में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अंदर में पूरा एक क्लास का जो कस्टमर है उसको इससे फायदा पहुंचाया जा सकता है। अब आए दिन बड़े बड़े जो सेलिब्रिटी होते हैं, नए नए एडवर्टीजमेंट्स में आते हैं, वो उसको इंडोर्स करते हैं और हम उनको अपना रोल मॉडल मान करके उनकी बातों में आकर के बहुत सारे प्रोडक्ट को खरीदने के लिए प्रेरित और ललायित होते हैं। अब यहां पे यह समझने वाली बात है कि जो नया कानून बना है उसमें इस बात का ध्यान रखा गया है कि जो व्यक्ति, चाहे वो प्रोड्यूसर हो सामान के, मैन्युफैक्चरर हो या इंडोर्सर हो या मार्केटिंग एजेंसी हो, अगर ये सब मिल करके कोई ऐसा मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट लेकर के आते हैं या कोई व्यक्ति ऐसा कोई इंडोर्समेंट करता है तो इसके लिए उसको व्यक्तिगत तौर पे भी लायबल ठहराया जाएगा। अब तीसरे रेमेडी की ओर आते हैं। एडल्ट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और स्पूरियस गुड्स अपने आप में बहुत बड़ा आज के दिन में बाजार के अंदर दिक्कत की बात है। ब्रांड नेम कुछ और हो, सामान कुछ और आप घर में लेकर के आते हैं, आप सामान की क्वालिटी, गुणवत्ता कुछ और बताई जाती है और आप घर में जो सामान लेकर आते हैं वो कुछ और होता है। तो इसको विशेष तौर पे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर में ऐड किया गया है और आपके ये जो रॉन्ग्स हैं, इन रॉन्ग्स को इन्होंने, इसकी रेमेडी आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में मिलेगा। अब ई कॉमर्स की चर्चा करते हैं। आज के दिन में ट्रेडिशनल मार्केट बहुत हद तक खत्म हो चुका है। बाजारू व्यवस्था में ई कॉमर्स का बहुत बड़ा योगदान है। अमेजन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा
जैसे बड़े बड़े ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जिस प्लेटफॉर्म पे आप सामान खरीदते हैं, अब यह सामान फोन पे आप खरीदते हैं, वो भी आपको भी लोग फोन करते हैं और सामान की गुणवत्ता, क्वालिटी, जरूरत, लाभ, फायदे आपको लोग बताते हैं। तो इस ई कॉमर्स को भी विशेष तौर पे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में जोड़ा गया है। अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट, अब कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं कंप्लीटली अनफेयर होते हैं, आप चूंकि उसके पास जाते हैं, छोटे छोटे अक्षरों में ऐसे कॉन्ट्रैक्ट आपसे कर लेंगे कि कल को आप कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने बताया कुछ और कॉन्ट्रैक्ट पे जो दस्तावेज जो बने हैं कॉन्ट्रैक्ट के वो कुछ और है। तो अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट को भी एक रॉन्ग के रूप में ध्यान में रखते हुए इसकी रेमेडी की व्यवस्था नए एक्ट में की गई है। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस के मोटे मोटे प्रावधान पहले भी थे और इस बार भी उसको थोड़ा सा मजबूती के साथ लाया गया है, पहले से मजबूती के साथ लाया गया है। तो ये आपके स्पेसिफिक रेमेडीज हुए जो स्पेसिफिक रॉन्ग्स के खिलाफ हैं, जो नए एक्ट में लाए गए। इस कारण से यह एक्ट जो है अपने आप में बड़ा मजबूत एक्ट बना। अब हम पेनाल्टी की बात करते हैं। भाई रेमेडी तो आप लेके आ गए, अब रेमेडी लेकर के आ गए तो इस रेमेडी का एग्जीक्यूशन कैसे होगा? ये रेमेडी अगर कागजों में ही रहेगी, कानून का ही प्रावधान बन करके रह जाएगा, तो फिर ऐसे बहुत सारे कानून होते हैं। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए इन्होंने जो पेनाल्टी की व्यवस्था की है वह पेनाल्टी बड़ा सीवियर पहले से है। नया कानून की व्यवस्था यह है कि अगर कोई व्यक्ति जिसके खिलाफ कमीशन ने आदेश पारित कर दिया है, अगर वह उन आदेश का अनुपालन नहीं करता है तो उस पालन नहीं करने मात्र के लिए ही उसको गिरफ्तारी भी उसकी हो सकती है, और जो कम से कम 1 महीने का होगा, जो 3 वर्ष तक के लिए हो सकता है, और जो इसके अलावा फाइन 25,000 रुपए या 1 लाख रुपए तक या दोनों ही यह किया जा सकता है। यह व्यवस्था की गई है। अब दूसरे पेनाल्टी की बात करते हैं कि भाई कल को अगर कोई आदमी फॉल्स और मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट देता है तो वैसे केस में क्या व्यवस्था दी गई? तो वैसे केस में 2 वर्ष से लेकर के 5 वर्ष तक सजा की बात की गई है और 10 लाख से लेकर के 50 लाख रुपए तक के फाइन की व्यवस्था की है। अब अगले पेनाल्टी की ओर चलते हैं। अगला पेनाल्टी क्या है? तो अगला पेनाल्टी है कि आप सेंट्रल अथॉरिटी के किसी डायरेक्शन का कंप्लायंस करने से चूकते हैं तो ऐसे स्थिति में क्या होगा? जो इंप्रिजनमेंट है जो वह 6 महीने से लेकर 6 महीने का हो सकता है और उसके ऊपर इसके अलावा 25 लाख रुपए तक का फाइन भी लगाया जा सकता है। एडल्ट्रेटेड और स्पूरियस गुड्स के लिए यह व्यवस्था दी गई है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसे किसी कार्य में संलिप्त है तो उसको इंजूरी और जो डैमेज वह कॉज करता है उसके अनुकूल उसको पेनाल्टी और फाइन भरना पड़ेगा। अभी हमने क्या क्या चर्चा कर दी? हमने यह चर्चा कर दी कि नए कानून की आवश्यकता क्यों पड़ गई, नए कानून के अंदर में आपके लिए विशेष व्यवस्था क्या दी गई है, अगर उस विशेष व्यवस्था को लेकर के अगर किसी प्रकार का कोई नॉन कंप्लायंस होता है तो पेनाल्टी और डैमेज आपको क्या मिल सकता है। और अब आगे की चर्चा करते हैं, ये प्रोसेस कैसा है? ये प्रोसेस पहले से बेहतर है या पहले से बुरा है? अब यह प्रोसेस बहुत ईजी हो गया है। अब आप अपना कंज्यूमर कंप्लेन वहां कर सकते हैं जहां एज ए कंज्यूमर आप रिजाइड्स करते हैं, जहां आप वर्क्स फॉर गेन्स करते हैं नॉर्मल कोर्स में। मतलब पहले क्या था? पहले था कि आपने जहां कॉज ऑफ एक्शन एक्रू किया या जहां पे रिस्पोंडेंट्स होता था या जो सर्विस प्रोवाइडर है, गुड्स का सेलर है, वहां आप करते थे। अब उसके अलावा आपको यह अधिकार दिया गया है कि आप अपने प्लेस ऑफ रेजिडेंस और वर्क्स प्लेस से भी अब यह कंप्लेन कर सकते हैं। दूसरी बात, अब क्या कर दिया गया है? तो ई फाइलिंग और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। टेक्नोलॉजी का समय है तो आप ई फाइल कर सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आपकी हियरिंग हो सकती है। देखिए कितना आसान हो गया। मीडिएशन अपने आप में एक नई व्यवस्था के रूप में लाया गया है। यह डिस्ट्रिक्ट कमीशन से लेकर के नेशनल कमीशन तक एक इंटीग्रल पार्ट ऑफ द सिस्टम होगा, जहां पे स्पेशलाइज प्रोविजन दिया गया है मेडिसिन का। जहां कहीं भी ऐसा लगेगा कि पार्टीज आपस में सलाह मशविरा से आपस में समझौता कर सकते हैं और इसका निपटारा हो सकता है, तो प्रयास यह होगा कि मीडिएशन से ही इस चीजों का निपटारा कर दिया जाए। एक चीज मीडिएशन के बारे में और भी अच्छी बात यह है कि जो मीडिएशन में समझौता हो जाएगा उसके खिलाफ कोई अपील की व्यवस्था नहीं की गई है। अब अगली बात रिव्यू का। आप सबके ध्यान में होगा कि एक टेक्निकल प्रॉब्लम था पिछले एक्ट में कि भाई ये रिव्यू का पावर जो है निचली अदालतों में नहीं था।
अब रिव्यू का पावर नहीं था, जिसके कारण क्या होता था, अगर कहीं कोई एरर हो जाता था, कुछ गलती रह जाती थी, तो ऐसे केस में जो पक्षकार इससे पीड़ित होता था उसको ऊपरी अदालतों में जाना पड़ता था। अब ऊपरी अदालतों में जाना पड़ता था, इसके कारण क्या होता था, उसको एक लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था। तो अब क्या किया इन्होंने, अब इन्होंने रिव्यू का अलग से पावर दे दिया। फिर एक नई बात और भी ऐड की गई, वो क्या किया गया, सेकंड अपील का प्रोविजन दिया गया। सेकंड अपील में क्या होगा, जब कहीं भी कोई ऐसा विवाद उत्पन्न होगा जिसमें सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व होगा, तो सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ को डिसाइड करने का विशेष अधिकार दिया गया है कंज्यूमर फोरम में नेशनल कमीशन को। एक और बात, पीछे क्या था कि आप 25,000 रुपया, 35,000 रुपया का एक इन्होंने मैक्सिमम लिमिट किया हुआ था कि आपको मैक्सिमम इतना पैसा देना है और इसके बाद आप इसके खिलाफ ऊपरी अदालतों में जा सकते हैं। अब इन्होंने क्या किया, उस प्रावधान को हटा दिया। अब क्या किया इन्होंने, अब कहा भाई 50% जो नीचे अवार्ड हुआ है उस अवार्ड अमाउंट का आप जमा करेंगे तभी आप अपील में जा सकते हैं। एक और बात हुई है कि आप कंप्लेन अगर ऑनलाइन कर देते हैं और उसकी कोई हियरिंग नहीं होती है, तो ऐसा माना जाएगा 21 दिनों के बाद कि आपकी कंप्लेन एडमिट हो गई है और अब उसकी सुनवाई होगी और उस पर कार्रवाई होगी। क्लास एक्शन, यह पीछे था, एक व्यवस्था थी क्लास एक्शन का, लेकिन अब इन्होंने एक विशेष तौर पे इस व्यवस्था को लाई है। एक जो इससे भी अलग एक बात की गई, अब रीजनल बेंचेज आएंगे। रीजनल बेंचेज का क्या मतलब है कि भाई स्टेट कमीशंस जो काम कर रही हैं उनका एक रीजनल बेंच होगा। पहले सर्किट बेंच तो था ही, अब रीजनल बेंच की अलग से चर्चा की गई है। ये तो इस स्तर से आप पाएंगे कि इस कानून में, 2019 के कानून में ऐसी व्यवस्था लाई गई है कि इस व्यवस्था से इजी और स्पीडी रेमेडी आपको मिल सके। अब थोड़ा सा आते हैं पिक्यूनियरी जुरिडिक्शन में। तो इजी और स्पीडी रेमेडी की तो बात कर ही दी, तो इसके एक और अवयव, पहले क्या था, पहले था कि 20 लाख रुपए का अगर तक का विवाद है तो आपको डिस्ट्रिक्ट फोरम में जाना था। अब इसको ने 5 गुना बढ़ा दिया। अब 1 करोड़ तक के विवाद के लिए आप डिस्ट्रिक्ट कमीशन में जाएंगे, फिर 10 करोड़ तक के विवाद के लिए आप स्टेट कमीशन में जाएंगे, और 10 करोड़ से ऊपर के जो झगड़े होंगे उसके लिए आपको नेशनल कमीशन में जाने का अधिकार होगा। तो आप देखेंगे इस पूरी प्रक्रिया में पिक्यूनियरी जुरिडिक्शन को बढ़ा करके आपके पास कानूनी व्यवस्था लाया गया है। अब आपको ऐसा नहीं है कि आप गांव में कई सामान खरीदे तो आपको अपने राज्य के राजधानी में ही जाना पड़ेगा चूंकि वह खरीदारी 20 लाख से ऊपर की है, ऐसा नहीं है। अब 1 करोड़ तक की खरीदारी के लिए आप अपने जिला के कमीशन में ही जा सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन में ही जा सकते हैं, जहां पे आपकी सुनवाई होगी 1 करोड़ तक। अब 1 करोड़ से ऊपर 10 करोड़ तक के लिए स्टेट कमीशन जाना है, और 10 करोड़ से ऊपर के लिए आपको नेशनल कमीशन जाना है। अब ये सारी बातें होंगी तो आपको जानने की अभी इच्छा हो रही है कि भाई कोर्ट फीस क्या होंगे। तो कोर्ट फीस बड़ा सुन करके अच्छा लगेगा, 5 लाख तक तो आपको कोई कोर्ट फीस देना ही नहीं है, और 10 करोड़ से ऊपर के लिए आपको जो ज्यादा से ज्यादा कोर्ट फीस भरने वो 7,500 रुपए भरने। तो देखिए कितना बड़ा फर्क आ गया कि 10 करोड़ से ऊपर के लिए 7,500 रुपए, सबसे ज्यादा कोर्ट फीस 7,500 रुपए, 5 लाख तक कोर्ट फीस नहीं, और बीच में अलग अलग स्लैब्स हैं। तो जो आप इसको ऐसे समझें कि 1 करोड़ तक के लिए आपको 2,500 भरने पड़ेंगे, और 10 करोड़ तक के लिए आपको 6,000 भरने पड़ेंगे, और 10 करोड़ से ऊपर के लिए आपको 7,500 रुपए भरने पड़ेंगे। अब एक और बात समझते हैं, ये तो हमने आपको बता दिया कि भाई पिक्यूनियरी जुरिडिक्शन क्या है, कोर्ट फीस कितने होंगे, लेकिन ये सारी कार्रवाई कितने दिनों में करनी है आपको, यह आपको जानने की इच्छा होगी। तो देखिए इसको समझ लीजिए, जो ओरिजिनल कंप्लेन है, जो फर्स्ट कंप्लेन होगा वह आपके कॉज ऑफ एक्शन के 2 वर्ष के भीतर करना होता है। अगर किसी रिव्यू की आवश्यकता है तो यह रिव्यू आपको 30 दिनों के अंदर में डालनी पड़ती है, और अपील जो है, जो डिस्ट्रिक्ट कमीशन से स्टेट कमीशन की ओर जाएगा, वह 45 दिन का होगा। बाकी रिव्यू है और अपील है नेशनल कमीशन के लिए, वहां 30 दिन की व्यवस्था दी गई है। ठीक उसी ढंग से जो एप्लीकेशन है उसके सेटिंग असाइड की बात करें तो उसके लिए 30 दिन की व्यवस्था है। हाँ, रिवीजन के लिए इन्होंने 90 दिन का प्रावधान ही रखा है पिछली बार की तरह। अब थोड़ा सा आपको ध्यान में होगा कि भाई अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की चर्चा कर रहे हैं, तो रूल्स और रेगुलेशन की थोड़ी सी अब चर्चा कर लेते हैं। तो वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो रूल्स है 2020 का, उसका नोटिफिकेशन भी 15 जुलाई को हो गया। वह इस चीज को तय करता है कि भाई कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर जो प्रोसीजर होगा वो मूलतः प्रोसीजर क्या होगा। जनरल रूल्स की चर्चा भी है, वो भी जानना चाहिए। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एडमिनिस्ट्रेशन ओवर द स्टेट कमीशन एंड डिस्ट्रिक्ट कमीशन रेगुलेशन है, तो ये अपने आप में 2020 का है। तो इसमें यह व्यवस्था दी गई है कि जो नीचे डिस्ट्रिक्ट कमीशन होंगे और स्टेट कमीशन होंगे उसके फंक्शनिंग क्या होगा। ई कॉमर्स संबंधित भी एक रूल्स बनाया गया है। ठीक इसी ढंग से जो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी है
उसकी भी एक व्यवस्था दी गई है। अब इसमें एक बात मैं थोड़ा सा बताता चलूंगा, जो 15 जुलाई को नोटिफाई हुआ है, 20 जुलाई से प्रारंभ हो गया है, उसके अंदर कुछ प्रावधानों को अभी नोटिफाई नहीं किया गया है। उसका हमने एक विवरण दिया हुआ है, आप इसको चाहें तो पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं। इसमें परिवर्तन प्राय आता रहता है। अब पुराने एक्ट और नए एक्ट में क्या अंतर है, इसको समझ लेते हैं। देखिए, पुराने एक्ट के अंदर में सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी नहीं था। इस अथॉरिटी के बारे में थोड़ी सी चर्चा करता चलूं। यह अपने आप में एक रेगुलेटर है जो इस चीज को इंश्योर करता है कि कंज्यूमर्स के राइट्स का किसी भी ढंग से कोई हनन नहीं होता है। दूसरी चर्चा करते हैं। अब इसमें जो अभी हमने आपको बताया था कि भाई ये प्रोडक्ट लायबिलिटी है, मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स है, इंडोर्समेंट है, एडल्ट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट है, स्पूरियस गुड्स है, ई कॉमर्स, अनफेयर कॉन्ट, ऐसी सारी चीजें पुराने एक्ट में नहीं थी, जबकि नई एक्ट में इसको लेकर के आ गया है। अब क्या है कि ईज ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का क्या फायदा है? तो उसका फायदा यह है कि आप अगर चाहेंगे तो बड़ा इजी रेमेडी उपलब्ध है। घर बैठे आप कंप्लेन कर सकते हैं, घर बैठे आपकी हियरिंग हो सकती है, और इसके अलावा भी बहुत सारे जो ब्लॉक्स थे उस ब्लॉक्स को इन्होंने हटा दिया है। अपील में जो एक साधारण कस्टमर को जो प्रोडक्ट जो सर्विस प्रोवाइडर थे, गुड सेलर थे, उसको उलझा देते थे, उस पर भी एक पाबंदी लगाई गई है। उनसे यह कह दिया कि 50% तो आपको कम से कम जमा करना पड़ेगा। फिर 21 दिन वाली बात आपके ध्यान में हो गई। हमने बताया कि 21 दिन के अंदर अगर आपके कंप्लेन को पर कोई सुनवाई नहीं होती तो एडमिटेड मान लिया जाएगा, तो ऑटोमेटिक एडमिशन का प्रोविजन हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसको जो हम समझते हैं तो क्या समझते हैं, तो इस पूरी चर्चा से जो बात हमारे समझ में आती है वो यह चर्चा आती है कि जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 है वो निश्चित रूप से अपने आप में बड़ा ही मजबूत कानून है, कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट के हित में है। यह जो आधुनिक बाजारू व्यवस्था है उसको ध्यान में करके एक बड़ा ही कॉम्प्रिहेंसिव कानून की व्यवस्था लाई गई है। इसमें तकनीक का प्रयोग करके, टेक्नोलॉजी के उपयोग से कंज्यूमर्स को ईज ऑफ रेमेडी देने की कोशिश की गई है। इसमें एक और जो अच्छी बात की गई है, जो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन था, जो कि आप अपना कंप्लेन कहां फाइल कर सकते हैं और कितने रुपए तक के ग्रीवांसेस के लिए फाइल कर सकते हैं, उसको भी इन्होंने बहुत इजी कर दिया है। इसके अंदर में जो इन्होंने एक अथॉरिटी एस्टेब्लिश की है वह डेफिनेटली अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। इससे क्या है, कंज्यूमर्स को एक स्तर पे एक प्रोटेक्टर मिल गया है जो स्पेशल केयर खुद अपने स्तर से करता रहेगा। अंत में आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें सुना। इस चर्चा के बाद भी अगर आपके पास कोई प्रश्न है तो निश्चित रूप से आप हमें लिखें और जानकारी दें। बड़ा अच्छा लगता है जब आपके प्रश्न आते हैं और उसको उत्तर देने का अवसर मिलता है। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्ते।